इन्फ्लेशन का यह चौथा वीडियो है। हमने इसके पहले वीडियो में इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन को जाना था, यानी मुद्रास्फीति के प्रभाव को। आज हम इस वीडियो में मेजर्स टू कंट्रोल इन्फ्लेशन यानी मुद्रास्फीति को रोकने के उपायों को जानेंगे। चलिए मेजर्स टू कंट्रोल इन्फ्लेशन को समझते हैं। मुद्रास्फीति को रोकने के उपायों को 3 महत्वपूर्ण भागों में बांटा जा सकता है। पहला है मॉनेटरी मेजर्स यानी मौद्रिक उपाय, दूसरा है फिजिकल मेजर्स यानी राजकोषीय उपाय, तीसरा है डायरेक्ट कंट्रोल्स यानी प्रत्यक्ष नियंत्रण। इन सभी उपायों से मुद्रास्फीति को रोका जा सकता है। बारी बारी से हम इन उपायों को देखते हैं। पहले हम मॉनेटरी मेजर्स यानी मौद्रिक उपाय को देखेंगे। मौद्रिक उपाय से तात्पर्य मुद्रा तथा साख की पूर्ति इस प्रकार के नियंत्रण से संबंधित है जिसके आर्थिक स्थिरता कायम रह सके। मॉनेटरी जो मेजर्स है यह प्रायः देश का केंद्रीय बैंक करता है। यदि हम भारत की बात करें तो भारत का केंद्रीय बैंक RBI है। जो भी मौद्रिक उपाय वह करती है इन्फ्लेशन के समय, तो वह अधिकार केवल देश का केंद्रीय बैंक यानी भारत की बात करेंगे तो RBI के पास है। हम अब कुछ निम्न हेडिंग दिए गए हैं। इन हेडिंग के द्वारा हम यह समझेंगे कि किन किन क्षेत्रों में वह परिवर्तन लाकर अर्थव्यवस्था में पुनः वह स्थिरता ला सकती है देश की केंद्रीय बैंक। पहले हम बैंक रेट की बात करेंगे यानी बैंक दर। बैंक रेट से तात्पर्य वह रेट होता है जिस रेट पे देश का केंद्रीय बैंक अपने कमर्शियल बैंकों को यानी वाणिज्यिक बैंकों को जिस दर पे वह उन्हें ऋण देती है उसे बैंक रेट कहते हैं। या यह कह सकते हैं पुनः कटौती या रीडिस्काउंट की दर ही बैंक रेट होती है। रीडिस्काउंट को सबसे पहले यहाँ पे समझते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, कोई व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को चेक के द्वारा भुगतान किया। जब वह चेक लेकर कमर्शियल बैंक में जाता है, मान लीजिए 10,000 का चेक उस व्यक्ति ने दिया था उसे, तो जो कमर्शियल बैंक है 10,000 उसे नहीं वापस लौटाएगी, उसमें कुछ डिस्काउंट यानी कटौती करेगी। मान लीजिए उसे 9,000 ही दी, 10% कटौती की। अब जब कमर्शियल बैंक को पैसों की जरूरत पड़ेगी तो वही सिक्योरिटी ले जाकर, वही चेक ले जाकर वह देश के केंद्रीय बैंक को देगी। केंद्रीय बैंक भी कटौती करेगा। वह 10% कटौती किया था तो हो सकता है वह 15 या 20% कटौती करे। तो RBI द्वारा कटौती की गई यानी 2 बार कटौती हुई वही सिक्योरिटी एक ही सिक्योरिटी से, तो इसे ही पुनः कटौती कहेंगे यानी रीडिस्काउंट। यही दर यानी जिस कटौती पे उसने कमर्शियल बैंक को उस सिक्योरिटी के माध्यम से पैसा दिया, वही दर जो है बैंक रेट है। अगला जो हेडिंग है हमारा वो है OMO यानी ओपन मार्केट ऑपरेशन, खुले बाजार की क्रियाएं। खुले बाजार की क्रियाओं से तात्पर्य है कि देश या केंद्रीय बैंक द्वारा सिक्योरिटी को बेचना और खरीदना। यह प्रायः मंदी और स्फीति के समय में OMO को अपनाया जाता है। जब देश में स्फीति होती है तो लोगों से क्रय शक्ति लेना होता है। तो क्रय शक्ति लेने के लिए क्या करती है केंद्रीय बैंक कि जो केंद्रीय बैंक के पास जो सिक्योरिटी है वह सिक्योरिटी क्या करेगी, बेचेगी। और जब बेचेगी तो लोग खरीदेंगे, और लोग खरीदेंगे तो उसके बदले लोग भुगतान करेंगे पैसा। अब भुगतान करेंगे तो उनके पास जो मौद्रिक है उसमें कमी आएगी यानी क्रय शक्ति घटेगी। यानी जब इन्फ्लेशन होगा तो देश या केंद्रीय बैंक सिक्योरिटी बेचेगी, और जब मंदी होगी तो मंदी को दूर करने के लिए वह सिक्योरिटी को खरीद कर उन्हें क्रय शक्ति प्रदान करेगी। इस प्रकार से OMO को माध्यम से वह सिक्योरिटी को बेचकर लोगों को क्रय शक्ति घटेगी, जिससे मॉनेटरी माध्यम में जो यह दूसरा हेडिंग OMO है इसकी बड़ी भूमिका होती है इन्फ्लेशन को कम करने में। या अब हम CRR की बात करेंगे यानी कैश रिजर्व रेशियो, जिसका हिंदी नगद कोष अनुपात है। नगद कोष अनुपात से तात्पर्य वह अनुपात है जो देश का कमर्शियल बैंक देश के केंद्रीय बैंक के पास एक निश्चित दर अपने कुल जमाओं का केंद्रीय बैंक के पास रखना होता है। यदि केंद्रीय बैंक वह दर यानी CRR की दर ऊंचा कर दे
तो कमर्शियल बैंक केंद्रीय बैंक के पास अधिक पैसा रखेगी, जिससे कमर्शियल बैंक की तरलता में कमी आएगी। उसके पास पैसा कम होगा तो लोगों को कम ऋण देगी। जब लोगों को कम ऋण देगी तो लोगों के पास क्रय शक्ति जो होगी वह कम होगी, और क्रय शक्ति जब कम होगी तो इन्फ्लेशन स्वाभाविक रूप से कम होगा। इस प्रकार से हमने बैंक रेट, OMO, CRR के माध्यम से यह समझा कि किस प्रकार से इन्फ्लेशन को कम किया जा सकता है। अब हम इन्फ्लेशन के दूसरे उपाय यानी फिजिकल मेजर्स, जिसे हिंदी में राजकोषीय उपाय कहते हैं, इसे हम समझते हैं। राजकोषीय या वित्तीय नीति से तात्पर्य सरकार के कर, व्यय एवं सार्वजनिक ऋण नीति से है। सरकार अपनी इस नीति से अर्थव्यवस्था में क्रय शक्ति तथा व्यय की मात्रा में कमी ला सकती है। यह जो उपाय होती है यह प्रायः सरकार करती है। और सरकार कर क्या सकती है? या तो कर बढ़ा सकती है या घटा सकती है, व्यय को घटा सकती है, बढ़ा सकती है, या सार्वजनिक ऋण को घटा सकती है, बढ़ा सकती है। इन सभी चीज़ों में परिवर्तन करके वो अर्थव्यवस्था में स्थिरता ला सकती है। चलिए इसके अंतर्गत हम तमाम हेडिंग लिखे हैं उसे समझते हैं। राजकोषीय उपाय के अंतर्गत जो पहला हमारा हेडिंग है वो टैक्सेशन है, यानी करारोपण। सरकार करारोपण के माध्यम से इन्फ्लेशन को कम कर सकती है। यदि वह करारोपण की मात्रा में वृद्धि कर दे, यानी कर अधिक लगा दे, कर अधिक लगा देगी तो लोगों की जो क्रय शक्ति होगी वो कम आएगी, क्योंकि उनके डिस्पोजेबल इनकम में जैसे ही कमी आएगी, डिस्पोजेबल इनकम में कमी आने से वो कम डिमांड कर पाएंगे, और जब कम डिमांड करेंगे तो प्राइस घटेगी, और जब प्राइस घटेगी तो जो इन्फ्लेशन है उसमें कमी आएगी, यानी अर्थव्यवस्था में स्थिरता आएगी। जो अगला हेडिंग है हमारा वो है डिक्रीज इन पब्लिक एक्सपेंडिचर, यानी सार्वजनिक व्यय में कमी करके भी इन्फ्लेशन को कम किया जा सकता है। सार्वजनिक व्यय में कमी करने से तात्पर्य है कि सरकार सुविधाएं देना बंद कर देगी। सुविधाएं देना बंद कर देगी तो इससे क्या होगा, जो लोगों का जो प्रोडक्शन है या लोगों को जो रोज़गार मिली है उसमें हतोत्साहित का सामना करना पड़े, जिससे हो सकता है लोग बेरोजगार हो जाएं। बेरोजगार हो जाएंगे लोगों के पास जो आय उसमें कमी आएगी, आय में कमी आएगी तो उनके डिस्पोजेबल इनकम में कमी आएगी, डिस्पोजेबल इनकम में कमी आएगी तो डिमांड कम कर पाएंगे, और डिमांड जब कम करेंगे तो प्राइस घट जाएगी, और जब प्राइस घटेगी तो स्वतः इन्फ्लेशन में स्थिरता आ जाएगी। हमने एक यहाँ पर डायग्राम लिया है। इस डायग्राम के माध्यम से हम यह समझने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से सार्वजनिक व्यय में कमी करके इन्फ्लेशन को कम किया जा सकता है। इस डायग्राम में हम देख रहे हैं एक्स एक्सिस पर इनकम और वाई एक्सिस पे एक ग्रेट एक्सपेंडिचर है, और एक कुल व्यय रेखा जो मूल बिंदु से खींची गई है 45 डिग्री पर। जब इन्फ्लेशन के बाद जो हमारे संतुलन का बिंदु था वो ई था, और ई पे जो हमारा जो टोटल जो व्यय है वो EY1 है, और ई पर जो हमारी जो आय है वह OY1 है। यदि हम व्यय में कमी कर दें, RT व्यय में कमी कर दें और व्यय अब TY कर दें, तो जैसे व्यय TY हो गया वैसे इनकम भी घट के OY हो गया, यानी समग्र व्यय में कमी करने से लोगों के इनकम में कमी आया, और लोगों के जैसे इनकम में कमी आया उनके मौद्रिक आय में कमी आ गई। मौद्रिक आय में कमी आने से लोगों के जो डिस्पोजेबल इनकम है उसमें कमी आ गई, और जब डिस्पोजेबल इनकम में कमी आ गई तो लोग डिमांड कम करेंगे, और डिमांड कम करेंगे तो प्राइसेस स्वतः घटेगी। प्राइसों का घटना है इन्फ्लेशन में स्थिरता को पाना है। अगला जो हमारा है वो है हेडिंग पब्लिक डेब्ट पॉलिसी, यानी सार्वजनिक ऋण नीति। सरकार अपनी सार्वजनिक ऋण नीति में उचित परिवर्तन तथा समायोजन लाकर मुद्रास्फीति पर नियंत्रण ला सकती है। यदि सरकार लोगों से यह कहे कि आप जो पैसा जमा करेंगे या जो किए हैं उस पर अधिक ब्याज मिलेगा, जब अधिक ब्याज मिलेगा तो लोग लालच में आ जाएंगे, वो बैंकों से पैसा नहीं निकालेंगे, ऋण नहीं लेंगे, क्योंकि बैंक में पैसा रखने पर उन्हें अधिक प्रॉफिट मिल रहा है, खुद बैंक ब्याज दे रहा है अधिक, तो लोग पैसा नहीं निकालेंगे, यानी लोगों के पास जो मौद्रिक आय उसमें कमी आएगी, और मौद्रिक आय में कमी जैसे ही आएगी वैसे उनके डिस्पोजेबल इनकम में कमी आएगी, यानी इन्फ्लेशन कम होगा। यह कह सकते हैं कि सरकार यदि सार्वजनिक ऋण जो दे रही है उसका ब्याज जो है ऊंचा कर दे, लोगों से कहे कि अधिक ब्याज पे
हम ऋण देंगे, तो लोग ऋण ही नहीं लेंगे क्योंकि बैंक अधिक ब्याज पे दे रहा है। तो इस प्रकार की नीतियाँ बनाकर भी जो है इन्फ्लेशन को कम किया जा सकता है। अगला हमारा है डिफिसिट फाइनेंसिंग पॉलिसी, यानी घाटे की वित्त व्यवस्था, या इसे हिनार्थ प्रबंधन नीति भी कहते हैं। इसमें होता क्या है कि सरकार जब अपने आय से अधिक व्यय कर देती है तो उस व्यय को पूरा करने के लिए वह देश के केंद्रीय बैंक से नोट छपवाती है। यदि सरकार हिनार्थ प्रबंधन नीति का सहारा न ले, यानी नोट ना छपवाए, तो नोट नहीं छपवाएगी तो मार्केट में अधिक पैसा नहीं होगा, और पैसा नहीं अधिक होगा तो लोगों की जो मॉनेटरी इनकम है कमी आएगी, और मॉनेटरी इनकम में कमी आने से डिस्पोजेबल इनकम में कमी आएगी, और डिस्पोजेबल इनकम में कमी आएगी जैसे वैसे इन्फ्लेशन पे काबू किया जा सकता है। अब हम इन्फ्लेशन का जो अगला उपाय है वह डायरेक्ट कंट्रोल से, इसके अंतर्गत हम किस प्रकार से इन्फ्लेशन पे काबू पा सकते हैं उससे हम पढ़ेंगे, जिसे हम हिंदी में प्रत्यक्ष नियंत्रण कहते हैं। प्रत्यक्ष नियंत्रण से अभिप्राय उन सभी उपायों से है जिसके द्वारा प्रत्यक्ष रूप से मुद्रास्फीति को परिवर्तित करने का उपाय किया जाता है। इसके अंतर्गत हमने तमाम हेडिंग को लिखा है। पहला है डायरेक्ट कंट्रोल ऑन द प्राइस। डायरेक्ट कंट्रोल ऑन द प्राइस के अंतर्गत सरकार लीगल रूप से यह घोषणा करती है कि एक निश्चित मूल्य के ऊपर कोई भी प्रोड्यूसर चाहकर भी वस्तुओं के मूल्य को नहीं बढ़ा पाएगा। डिमांड कितना हो बढ़ जाए, एक मूल्य निर्धारित हो जाता है। इस मूल्य के बाद प्रोड्यूसर चाहकर भी मूल्य को नहीं बढ़ा पाएगा। हालांकि मुद्रास्फीति तो उसमें रहती है, लेकिन मुद्रास्फीति की जो दर है वो बढ़ती नहीं है। अगला जो हमारा हेडिंग है वो है राशनिंग ऑफ कमोडिटीज, यानी वस्तुओं का राशनिंग, यानी वस्तुओं का कोटा निर्धारित कर देना। सरकार वस्तुओं के मूल्य पर प्रत्यक्ष नियंत्रण के बाद लोगों की यह कोटा निर्धारित कर देती है कि आप अपने डिमांड के हिसाब से वस्तुओं को क्रय नहीं कर पाएंगे, आपको इतना ही मिलेगा। इससे होता क्या है कि लोगों को समान मात्रा में वस्तुएं मिलती हैं। ऐसा नहीं होता कि किसी को अधिक मिल गया किसी को कम हो गया। हालांकि कीन्स कहते हैं राशनिंग के कारण साधनों तथा रोजगारों का बहुत अधिक मात्रा में अपव्यय होता है। प्रत्यक्ष रूप से इन्फ्लेशन राशनिंग के द्वारा घटता हुआ महसूस होता है, लेकिन मूल्य स्तरों कोई कमी नहीं होता है। अप्रत्यक्ष रूप से देखेंगे सरकार घाटा सहकर अपने लोगों को एक निश्चित मूल्य पर वस्तुएं उपलब्ध करा रही है। हालांकि वस्तुएं घटना बंद, उनकी कीमतें घटना बंद नहीं होती, वो भी लगातार बढ़ती रहती हैं। इस प्रकार से वस्तुओं की राशनिंग के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से दिखती तो है कि स्फीति काबू में, लेकिन दरअसल वह काबू में नहीं रहती है। अगला हमारा हेडिंग है इंक्रीज इन प्रोडक्शन वॉल्यूम, यानी उत्पादन की मात्रा में वृद्धि लाकर स्फीति को कम किया जा सकता है। चूँकि हम स्फीति में जानते भी हैं कि डिमांड बहुत अधिक रहता है, सप्लाई नहीं हो पाता। यदि सप्लाई को बढ़ाया जाए और सप्लाई बराबर डिमांड लाया जाए तो अर्थव्यवस्था में वैसे ही इक्विलिब्रियम हो जाएगा, जिससे अर्थव्यवस्था में स्थिरता आ जाएगी और इन्फ्लेशन काबू में आएगा। अगला जो हमारा हेडिंग है वो है कंट्रोल ओवर द ग्रोथ ऑफ वेज एंड बेनिफिट, यानी मजदूरी और लाभ की वृद्धि को नियंत्रण किया जाए। जब मजदूरी में वृद्धि होता है तो प्रोड्यूसर वस्तुओं की कीमतों को बढ़ा देता है, और वस्तुओं की कीमतों को बढ़ा देता है तो वस्तुओं की कीमतें बढ़ना इन्फ्लेशन है। यदि उस पर काबू किया जाए मजदूरी की दर पे तो इन्फ्लेशन को कम किया जा सकता है। और जो लाभ की वृद्धि है, जब कोई प्रोड्यूसर अपने लाभ की सीमाओं को बढ़ाना चाहता है तो वस्तुओं के जो मूल्य बढ़ा देता है, और जब वस्तुओं का मूल्य बढ़ाएगा तो इन्फ्लेशन हो जाएगा। इस प्रकार से प्रोड्यूसर के लाभ जो है वह न बढ़ाया जाए और मजदूरी दर को निश्चित किया जाए, तो इस प्रकार से इन्फ्लेशन कम किया जा सकता है। इस प्रकार हमने इस वीडियो में स्फीति को दूर करने के उपायों को पढ़ा। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को यह वीडियो बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।